नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विजय मलिक आपका अपने चैनल विजय सफर पे स्वागत करता हूं। आई होप कि आप अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए ज्योग्राफी को आगे बढ़ाते हैं। भारत के भौतिक स्वरूप चैप्टर 2 उसके खंड हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, थोड़ा आप ज्योग्राफी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, आप कोई भी एक एटलस की बुक ले लीजिए, मेरा काम आसान हो जाएगा। जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ एटलस रखिए, देखिए। मैं कहूँगा कि ये चीज़ें आपको फॉर एवर याद हो जाएंगी गारंटी के साथ। तो कोई भी एक एटलस, मेरे पास ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस है, मैं इसकी हेल्प लेता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपना कॉपी पेन उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए। पहले समझिए, मैं कहूँ तब लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए, आज हम पढ़ेंगे पूर्वी तटीय मैदानों के बारे में। कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मैं कह रहा था आपको कि भौतिक स्वरूप के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने स्टूडेंट सबसे पहले पढ़ा आपका हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के 3 या 4 वीडियो मैंने आपको अपलोड किए। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने पढ़ा उत्तरी भारत का मैदान, असम मैदान, थार का रेगिस्तान। 2 या 3 वीडियोस उसके ऊपर बने। फिर हमने स्टूडेंट्स पढ़ा पश्चिमी घाट या पश्चिमी मैदान। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे आपका पूर्वी मैदान या पूर्वी तट। देखिए, दर्शाया क्या गया है स्टूडेंट्स, जो रेड कलर से दर्शाया गया है ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार को हमने दर्शाया है। इससे जस्ट नेक्स्ट अगले वीडियो में हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पूर्वी तटीय मैदान। स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट लिखिए, पूर्वी तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक है। पहला पॉइंट लिखिए, पूर्वी तटीय मैदान आपकी सवर्ण रेखा, जैसे ये येलो नीले कलर से जो दर्शाया गया है स्टूडेंट्स, ये नदियाँ हैं। जो नीले कलर से दर्शाया गया है ये नदियाँ हैं। जो रेड कलर से जहाँ डॉट दर्शाए गए हैं ये स्टूडेंट्स आपके पूर्वी तट के ऊपर जो बड़ी बंदरगाहें हैं उनको दर्शाया गया है। तो स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट लिखिए, जो पूर्वी तटीय मैदान हैं उनकी शुरुआत कहाँ से होती है। उनकी शुरुआत होती है सवर्ण रेखा नदी। सवर्ण रेखा नदी, सवर्ण रेखा नदी यहाँ से लेकर स्टूडेंट्स नीचे तक, ये कन्याकुमारी तक, ये आपका पूर्वी तटीय मैदान है। पहला पॉइंट लिखिए कि पूर्वी तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक है। बंगाल में सवर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसके स्टूडेंट्स 3 नाम हैं। क्षेत्र के हिसाब से 3 नाम में हम इसको कह सकते हैं। उड़ीसा में स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट लिखिए कि उड़ीसा में इसको कहा जाता है उत्कल तट। आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वी तटीय मैदानों को उड़ीसा में क्या कहा जाता है, आप कहेंगे उत्कल तट। फिर देखिए स्टूडेंट्स, दर्शाया गया है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट इसको कहा जाता है आंध्र प्रदेश में। जो नदियां यहाँ दर्शाई गई हैं गोदावरी और कृष्णा और गोदावरी के जो बीच का क्षेत्र है उसको कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। नीचे स्टूडेंट्स, आंध्र प्रदेश में इसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। यानी कि इसके 3 नाम, पूर्वी तटीय मैदानों के 3 नाम यहाँ पे दर्शाए गए हैं, उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट स्टूडेंट्स तमिलनाडु में, बजाय आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु में। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके ऊपर कौन कौन सी जो है आपके बंदरगाहें पड़ती हैं। पूरे देश में आपको पता है 13 बड़ी बंदरगाहें, 13 बड़ी बंदरगाहें। इन 13 बंदरगाहों पे, बड़ी बंदरगाहों पे केंद्र सरकार का होल्ड होता है। केंद्र सरकार जो दिल्ली के अंदर बैठती है। छोटी बंदरगाहें हैं
उनके ऊपर राज्य सरकारों का होल्ड होता है। तो स्टूडेंट्स 13 बड़ी बंदरगाहों में कौन कौन सी बड़ी बंदरगाहें आपके पूर्वी तटीय मैदानों पे आपको दिखाई पड़ती हैं? सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ उड़ीसा में यहाँ पे दर्शाया गया है पारादीप। पारादीप बड़ी बंदरगाह है, यहाँ डॉट दर्शाया गया है, ये उड़ीसा में है। दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, एक और डॉट दर्शाया गया है स्टूडेंट्स, ये है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। तीसरा देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे दर्शाया गया है एन्नोर। यहां पे स्टूडेंट्स नीचे दर्शाया गया है चेन्नई। चेन्नई। और नीचे स्टूडेंट्स दर्शाया गया है तूतीकोरन। हालांकि अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है, चिदम्बरनार। चिदम्बरनार इसका नाम रख दिया गया है। 5 बड़ी बंदरगाहें आपके पूर्वी तट के ऊपर अवस्थित हैं। देखिए नदियों के बारे में बात करते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स सैकड़ों नदियां हैं, सैकड़ों से ज़्यादा ही होंगी, एटलस खोलेंगे, छोटी छोटी काफ़ी नदियां हैं, लेकिन फिर भी मैंने मुख्य मुख्य नदियां दर्शाई गई हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अभी कमेंट बॉक्स में देख रहा था तो उसमें एक स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर नदियां करवाइए, तो थोड़ा धैर्य रखिए। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा भौतिक स्वरूप के बाद, वो आपको नदियों का पढ़ाया जाएगा विस्तार से, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वास्तव में बड़े अच्छे तरीके से आपको सारी नदियाँ पढ़ाई जाएंगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये सवर्ण रेखा नदी है, इसके ठीक नीचे जो दर्शाया गया है ये स्टूडेंट्स ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी है। उसके बाद आपकी महानदी, जो यहाँ पे उड़ीसा के अंदर अपने तट पे जल को गिराती है, ये स्टूडेंट्स आपकी महानदी है। नीचे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो नदी दर्शाई गई है गोदावरी नदी है, और ठीक इसके नीचे कृष्णा नदी है, और ठीक इसके नीचे कावेरी नदी है। नदियां क्यों दर्शाई गई? हालांकि मैं आपको अलग से नदियों के चैप्टर में नदियां पढ़ा सकता था, लेकिन स्टूडेंट्स नदियां जो हैं इस पूर्वी तट की एक विशेषता है। विशेषता क्या है? देखिए, इस तट पे जितनी भी नदियां गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है मैंने बताया है पिछले वीडियोज में, वहां जाइए और देखिए डेल्टा क्या होता है। एक त्रिभुजाकार का क्षेत्र। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में जितनी भी नदियां गिरती हैं डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है कि नदियां जब आगे बढ़ती हैं, समुद्र की तरफ बढ़ती हैं, तो जो ही समुद्र के पास आती हैं उनका वेग कम पड़ जाता है। वे अपने साथ जो मिट्टी, बालू, कंक्रीट जो बहा के लाती हैं वो समुद्र तट पे जमा करनी शुरू कर देती हैं। तो नदियां एक भाग नहीं, काफ़ी भागों के अंदर बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसकी एक विशेषता ये भी है कि जितनी भी नदियां पूर्वी तट पे गिरती हैं सभी की सभी डेल्टा बनाती हैं। मैंने बताया था आपको, पश्चिमी तट पे जितनी भी नदियां गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरी। एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी मतलब जवार नदमुख। उसका कारण क्या है? देखिए क्या कारण है कि जितनी नदियां पूर्वी तट पे गिरती हैं, पूर्वी तट का जो ढाल है वो स्टूडेंट्स तेज नहीं है, तीखा नहीं है, जबकि आपका जो पश्चिमी तट का ढाल है वो तेज है, एकदम से तेज ढलान है। तेज ढलान की वजह से नदियां जो हैं प्रेशर से अपने जल को सागर के अंदर गिराती हैं, तो डेल्टा नहीं बन पाता। और जब यहाँ पे ढाल कम होने की वजह से जितनी भी नदियां हैं स्टूडेंट्स, वे जो है डेल्टा बनाती हैं। तो इस आपको समझ में आया कि मैंने नदियां यहाँ पे क्यों दर्शाई। उसका कारण ये था कि जितनी भी नदियां डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा क्या होता है स्टूडेंट्स? एक उपजाऊ मिट्टी होती है जिस पे कृषि बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में होती है। तो इस क्षेत्र में स्टूडेंट्स कृषि बहुत ज़्यादा होती है। आपका छत्तीसगढ़ का क्षेत्र,
जिसको धान का कटोरा कहते हैं, आपका तमिलनाडु, आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। इस क्षेत्र में ऐसा नहीं कि खेती इस क्षेत्र में नहीं होती, बनिस्पत पूर्वी तट के पश्चिमी तट पे खेती कम होती है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि केरला के अंदर मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे पिछले वाला वीडियो जरूर देखिए, उसके अंदर मैंने सब आपको बताया है। तो स्टूडेंट्स, पूर्वी तट से और किस किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूर्वी तटीय मैदानों की चौड़ाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? आपकी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वी तटीय मैदानों की सबसे ज़्यादा चौड़ाई कहाँ पे है? आपकी तमिलनाडु में। और स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं? देखिए, यहाँ पे दर्शाया गया है, इस क्षेत्र को देखिए, दर्शाया गया है, ये है चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, सागरीय झील, चिल्का झील है। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें स्टूडेंट्स तो 70 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और 30 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। एक अजीब स्थिति होती है, दिसंबर से जून तक इसका पानी खारा होता है, लेकिन जो ही बारिश आती है इसका पानी मीठा हो जाता है। जुलाई से लेकर नवंबर तक इसका पानी मीठा हो जाता है। चिल्का झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आपको बताना चाहूँगा, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, जिसके अंदर सागरीय पानी होता है, सागरीय झील भी इसको हम कह सकते हैं, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे इस तट के ऊपर एक और प्रमुख विशेषता चिल्का झील का होना है। देखिए, एक और यहाँ पे दर्शाया गया है, देखिए यहाँ पे एक और दर्शाया गया है, पुलिकट झील। पुलिकट झील, पुलिकट झील स्टूडेंट्स, नीचे यहाँ जैसे आप कहेंगे कि तमिलनाडु का बॉर्डर खत्म होता है और जो ही ऊपर से आंध्र प्रदेश का बॉर्डर स्टार्ट होता है, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। कह सकते हैं कि पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। पुलिकट झील ये भी एक लैगून झील है और इसके अंदर स्टूडेंट्स एक द्वीप है, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप है। श्रीहरिकोटा द्वीप पे इसरो जो आपका सैटेलाइट अनुसंधान केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पे, अंतरिक्ष केंद्र भारत के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक और इसरो के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन, 2002 में इसका नाम रखा गया था। वैसे आपसे पूछा जाए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी तो आप कहेंगे अक्टूबर 1971 में इसरो की स्थापना हुई थी। तो स्टूडेंट्स, पूर्वी तटीय मैदानों के ऊपर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दो झीलों के बारे में मैंने आपको बताया, चिल्का झील और पुलिकट झील। आपसे पूछा जा सकता है कितनी बंदरगाहें हैं। मैंने बंदरगाह बताया आपको, पाराद्वीप, विशाखापट्टनम, एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरन, जिसका नाम चेंज करके चिदम्बरनार रख दिया गया है। क्या विशेषताएं हैं जब पढ़ेंगे आपका बंदरगाहों के बारे में, तब चर्चा करेंगे कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं। तो स्टूडेंट्स, पूर्वी तटीय मैदानों से सिर्फ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो आई होप कि आप इसको तैयारी कीजिए। अगले वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे आपका प्रायद्वीपीय पठार, फिर पढ़ेंगे दर्रे और फिर आएंगी आपकी नदियाँ। एक स्टूडेंट्स ने कमेंट्स बॉक्स में स्टूडेंट्स लिखा हुआ था कि सर आपका नंबर बताइए, तो मैं कहूँगा कि आपको इसके अलावा आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है 98 131 042 08। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है पूछिए, मैं तैयार हूँ। जवाब मिलते ही आपको प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। सुरक्षित रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, सुख रहिए, सुखी रहिए, समृद्ध रहिए। तो जल्द ही अगले वीडियो में
बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।